नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित घनानंद के कवित्त सवैयों में से कुछ सवैयों का अनुशीलन करेंगे। घनानंद सामान्य परिचय से तो आप परिचित ही होंगे। रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि, साक्षात रस मूर्ति, रस सिद्ध कवि, अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि, हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों में रमने वाले कवि, प्रेम की गूढ़ मनोदशाओं के उद्घाटक, ब्रजभाषा के धीर पथिक, प्रवीण, जवादानी का दावा रखने वाले कवि, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूर्ण पहचान रखने वाले कवि। हिंदी साहित्य में भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले एक तो हुए कवि कबीर, निर्गुण कवि कबीर। उन्होंने अपनी बात को जिस रूप में कहना चाहा अपनी भाषा से कहलवा लिया। और दूसरे हुए हैं घनानंद। घनानंद की भाषा उनके हृदय से जुड़कर ऐसी वंशवर्तिनी हो गई थी कि उन्होंने अपने अनूठे भावों की व्यंजना जिस रूप में करनी चाहिए उस रूप में करवा ली। बंधी बंधाई परिपाटी से भाषा को हटाकर वे अपने स्वच्छंद मार्ग पर ले आते हैं और इसीलिए उनकी भाषा, उनकी ब्रज भाषा ऐसी सशक्त बन पड़ी है। भाषा की प्रभावकता और उसकी व्यंजना शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने सहारा लिया है विरोधाभासों का और वक्रोक्तियों का। विद्यार्थियों, घनानंद की इन विशेषताओं से आपको अवगत कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप इन विशेषताओं को जानें और साथ ही जब उनके काव्य को पढ़ें तो आप उसमें इन सारी विशेषताओं को अनुभूत भी करें। आज हम सर्वप्रथम जिन दो सवैयों का अनुशीलन करेंगे वे श्री ब्रजनाथ प्रणीत हैं। ब्रजनाथ ने इन सवैयों में घनानंद के साथ साथ उसके भावक यानी उसका श्रोता, उसका पाठक, उन कविताओं का, उसमें भी किन गुणों का होना नितांत आवश्यक है उसके विषय में बताया है। आप प्रतिभा के बारे में जानते होंगे, दो प्रकार की होती है, कार्यित्री और भावित्री। जिस प्रकार कार्यित्री प्रतिभा के कारण कोई कवि काव्य रचना करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार भावयित्री प्रतिभा के कारण ही कोई पाठक या भावक कवि की अनुभूति से समानता रख पाता है। दोनों में समानुभूति हो पाती है, तादात्म्य स्थापित हो पाता है और पाठक या भावक उस मूल तक पहुंच पाता है जिसे कवि ने अपनी कविता में प्रेषित किया है। तो पाठक वर्ग में भी भावयित्री प्रतिभा का होना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पाठक में और किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, इस विषय में ब्रजनाथ ने इन दो सवैयों में बताया है। तो ये दोनों ही सवैये कवि के लिए, घनानंद के लिए घनानंद की विशेषताओं का भी बखान करते हैं, साथ ही उसके पाठक की विशेषताओं को भी बताते हैं। आइए देखते हैं पहला सवैया। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण हो, सुंदर तानी के भेद को जान, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठान, चाह के रंग में भी जो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्त बखाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्त बखाने। ब्रजनाथ जी इस सवैये में कहते हैं कि जो नेहि महा अर्थात जो महान प्रेमी है, एक उच्च कोटि का प्रेमी हो, ब्रजभाषा प्रवीण और ब्रजभाषा में भी दक्ष, ब्रजभाषा का भी पूर्ण मर्मज्ञ हो, सुंदरतानी के भेद को जाने और सौंदर्य के जितने भी भेद कुभेद, सौंदर्य के प्रतिमान जो भी हैं उन सब से भी वह अवगत हो, उनके बारे में भी पूर्ण ज्ञान रखता हो। जोग वियोग की रीति में कोई, श्रृंगार के दो भेद, संयोग और वियोग, इनके जितने भी विधि विधान हैं उनके ज्ञान से भी मंडित हो और भावना भेद स्वरूप को ठाने अर्थात भावों के भी विविध भेदों प्रभेदों का भी पंडित हो। चाह के रंग में भीजो हियो,
इसके साथ ही उस पाठक या भावक का स्वयं का हृदय भी चाह के रंग में, प्रेम के रंग में भीगा हुआ होना चाहिए, प्रेम के रंग से सराबोर होना चाहिए। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, जो बिछड़ने पर या मिलने पर दोनों ही दशाओं में शांत नहीं होता है, अर्थात जिसका हृदय अपने प्रिय से संयोग पर भी और वियोग पर भी कल नहीं पाता, संयोग में भी उसे वियोग की आशंका बनी रहती है, आशंकित रहता है, और वियोग में अपने प्रिय से मिलने को उत्कंठित रहता है। इनके साथ साथ भाषा प्रवीण, जो भाषा में प्रवीण हो, जो भाषा का मर्मज्ञ हो, भाषा का पूर्ण पंडित हो, कोविद हो, स्वच्छंद सदा रहे। यहाँ स्वच्छंद से आशय है कि जो स्वच्छंद रीति का पालन करता है, अर्थात जीवन में भी, अपने जीवन में भी और काव्य रचना में भी बंधी बंधाई परिपाटी या बंधनों को स्वीकार न करके स्वच्छंद मार्ग पर चलता हो, जो स्वच्छंद रीति का, स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करता हो, हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों में रमकर काव्य रचना करता हो, सो घन जी के कवित्व बखाने ऐसा भावक, अर्थात इन सब विशेषताओं या गुणों का धारक व्यक्ति ही घनानंद जी के काव्य का बखान कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, उनके कविताओं के अर्थ का उद्घाटन कर सकता है, उनकी कविताओं के उत्स तक पहुंच सकता है, उस अंतस में प्रवेश कर सकता है जहाँ से ये रचनाएं निःसृत हुई। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो ब्रज भाषा का प्रयोग है और सवैया छंद है। सवैये में भी भेद होते हैं, इसमें मत्त गयंद सवैया प्रयुक्त हुआ है। मत्त गयंद सवैये में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। देखिए, दूसरा सवैया भी घनानंद जी और उसके साथ ही उनके पाठक में किन गुणों का होना चाहिए उसके बारे में ही बता रहा है। प्रेम सदा तियो जो लहे सो कहे, इही भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, या प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कविता घनानंद की, ये आँखें नेह की पीरत की, ये आँखें नेह की पीरत की। इस सवैये में घनानंद की विशेषताएं, घनानंद का तत्कालीन जो कवि परंपरा थी या रीतिकालीन परिपाटी थी, उनसे पार्थक्य, उन सब से उनकी पृथकता और अन्य समस्त प्रवाहमान कवियों में उनका जो विशिष्ट स्थान था उसके विषय में भी बता रहा है। साथ ही उस कविता को, घनानंद की कविता को समझ सकने की सामर्थ्य के बारे में भी इस सवैये में बताया गया। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे। घनानंद ने अपने काव्य का विषय प्रेम को बनाया है, परंतु वो प्रेम सदैव अति ऊंचो लहे, अर्थात परम उच्च, परमोच्च प्रकार का रहा है, उच्च कोटि का प्रेम रहा, साधारण प्रेम नहीं है। सो कहे यही भांति की बात छकी, उस परमोच्च प्रेम के प्रति जो उक्ति वो कहते हैं वो भी सारे ही काव्य गुणों से युक्त होती है। छकी सारे काव्य गुणों से युक्त, परिपुष्ट होती है, अर्थात सर्व काव्य गुणोपेत उक्ति घनानंद परमोच्च प्रेम के प्रति करते हैं। और जब वो ऐसी उक्ति कहते हैं तो सुनी के सबके मन लालच दौरे, तो सुन करके सभी के हृदय में उसे सतत सुनते चले जाने की लालसा या आतुरता सतत उत्पन्न होती है। पे बोरे लखे सब बुद्धि जन, उनका श्रोता वर्ग उनकी कविता को सतत सुनना तो चाहता है, परंतु बुद्धि चकरा जाती है, उनकी बुद्धि चकरा जाती है। बुद्धि चकराने से आशय ये है कि वे समझ नहीं पाते। यहाँ पर आपको मैं बता दूं विद्यार्थियों कि श्रोता वर्ग भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रवीण वर्ग और दूसरा अप्रवीण वर्ग। अप्रवीण वर्ग भी कविता का श्रवण करते ही
आनंदित तो होता है, परंतु काव्य का पूर्ण आनंद उठा पाने में समर्थ नहीं होता। वह काव्य के मर्म तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह अप्रवीण वर्ग जो है उनकी बुद्धि चकरा जाती है। दूसरा वर्ग है प्रवीण वर्ग, जो काव्य शास्त्रज्ञ होता है, काव्य शास्त्र का अभ्यासी वर्ग है, जिसे काव्य के रसास्वादन का अभ्यास है और काव्य शास्त्र की समस्त रीतियों, जितने भी काव्य शास्त्र संबंधित ज्ञान है उनसे वह पूर्णतः परिचित होता है और काव्य का आनंद उठाने का भी काव्य रसिक होता है, अभ्यासी होता है। ये प्रवीण वर्ग होता है। परंतु ये प्रवीण वर्ग भी जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जगी। ये प्रवीण वर्ग भी जग की कविताई के धोखे में, अर्थात जग की कविताई से यहाँ तात्पर्य है तत्कालीन रीतिकालीन कविता से। रीतिकालीन परंपरा में जो काव्य प्रणीत हो रहा था वह दो प्रकार से ही हो रहा था। एक तो जितने भी श्रृंगारिक रचनाएं हैं सारी श्रृंगार से ओतप्रोत, अतिशय श्रृंगारिकता से ओतप्रोत काव्य रचना की जा रही थी दरबारी श्रोतागण को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरी अपने काव्य शास्त्रज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने ज्ञान के पांडित्य प्रदर्शन के लिए काव्य प्रणयन किया जा रहा था। तो इन दो उद्देश्यों के निमित्त ही काव्य रचना की जा रही थी और जो उन रचनाओं का श्रोता वर्ग था वह भी इसी प्रकार की कविताओं के रसास्वादन का अभ्यस्त था। तो उसी प्रकार की अभ्यस्तता के कारण जब घनानंद की कविता भी वे उसी तरह से पढ़ते हैं या उसका रसास्वादन करते हैं तो उनकी मति भी चकपका जाती है। वे भी घनानंद के काव्य के मूल तक, घनानंद के काव्य के उत्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। समझे कविता घनानंद। अब ब्रजनाथ बता रहे हैं कि घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है। तो घनानंद की कविता को तो वही समझ सकता है ये आखिन नेह की पीर तक है, जिसने अपने हृदय की आंखों से, बाह्य नेत्रों से नहीं। घनानंद का काव्य भाव बोधित है, बुद्धि प्रेरित नहीं है। आप उसे बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में या बाह्य रूप से यदि देख करके उसके मर्म तक, उसके अंतस तक पहुंचना चाहते हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ही हृदय की आंखों से जिसने नेह की पीर को, प्रेम को नहीं, प्रेम की पीड़ा को और देखा ही नहीं, स्वयं अनुभूत किया, प्रेम की पीड़ का भोक्ता जो हृदय स्वयं रहा हो, मात्र वही घनानंद के कवित्वों को समझ सकता है, घनानंद की कविताओं का रसास्वादन कर सकता है, उसके मूल उत्स तक पहुंच सकता है। हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के दो ही गायक रहे, एक तो निर्गुण सूफी कवि जायसी, उन्होंने भी यही कहा है, जेही मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। जिन्होंने उनका मुख देखा एक बार हंसे, परंतु जैसे ही उनकी कविता सुनी प्रत्येक का हृदय पिघला और आंसू प्रवाहित हुए आंखों से। प्रेम दीवानी मीरा भी यही कह के गई कि घायल की गति घायल जाने के जिन घायल हुई। और इसी बात का समर्थन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर करते हैं, पत्थर ही नहीं पिघला तो फिर कही करुणा की कहानी क्या, टुकड़े ही नहीं हुए दिल के तो बहा दृगों से पानी क्या। बिल्कुल ये प्रभाव घनानंद की कविता में है, दिल पिघलाने के, टुकड़े करने के, पत्थर को भी पिघलाने के, अश्रु प्रवाहित करने के। बस आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसके मर्म तक पहुंच पाएं। कला पक्ष की दृष्टि से देखिए तो ब्रजभाषा है सरस भाव प्रवण ब्रजभाषा, और छंद सवैया, और सवैये का भेद है मदिरा सवैया। मदिरे सवैये में 7 भगण और 1 गुरु होता है। आइए अब हम एक घनानंद प्रणीत सवैये का अनुशीलन आज करेंगे और आज यहीं तक रखेंगे। झलके अति सुंदर आनन घोर, छके दृगराजत कानन छे, हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरखा पर जाति में भी
लटलोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वे। अंग अंग तरंग उठे द्युति की परिहे मनोरूप हबे धर चुन। अंग अंग तरंग उठे द्युति की परिहे मनोरूप हबे धर चुन। यहाँ इस सवैये में नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, परंतु यह सौंदर्य चित्रण रीतिकालीन परिपाटी से नितांत असंपृक्त है। यहाँ न तो अतिशय श्रृंगारिकता का लेश है और न ही मानसल सौंदर्य का क्लेश। विशुद्ध सात्विक श्रृंगार, सात्विक सौंदर्य, उदात्त सौंदर्य के दर्शन हम यहाँ पर करते हैं। झलके अति सुंदर आनंद को, नायिका का अत्यंत ही सुंदर गोरा आनंद झलकता है, दिखाई देता है। छके दृग राजत काननी छे, और उस गोरे मुख पर छके हुए दृग, छकना अर्थात तृप्त होना। दृग छके हुए हैं, किससे छके हुए हैं? यौवन के मद से। नायिका के जो दृग हैं वो यौवन के मद से छके हैं। यहाँ ज्ञात यौवना है जिसे अपनी युवावस्था और अपने सौंदर्य का भान है, इसलिए उसकी आँखें छकी हुई हैं। वो यौवन मद उसकी आँखों में परिलक्षित होता है। राजत काननी छे, और वो नयन इतने विशाल हैं जो कानों तक छूते हुए हैं, अर्थात कानों तक विस्तृत नयन गोरे मुख पर अत्यंत ही सुंदर शोभित हो रहे हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन, और ये नायिका जब हंसकर बोलती है तो उसमें छवि दिखाई देती है वर्षा की, फूलों की वर्षा। जब वो हंस करके बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों की वर्षा हो रही है और ऊपर जाती है, और यानी हृदय के ऊपर। और जब वो हंस करके बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि फूलों की वर्षा उसके हृदय स्थल पर हो रही है। लटलोल कपोल कलोल कर, और नायिका के केशों की लटें जो हैं वो उसके कपोल अर्थात गालों के साथ क्रीड़ा कर रही हैं। कलकंठ बनी जलजावली थे, जलजावली जलज अवली, मोतियों की लट गले में धारण की हुई है, कंठस्थल पर धारण की हुई है, वह भी अत्यंत सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परिहे मनोरूप अभेद हर्ष। अब देखिए, नायिका हंसकर बोल रही है, गोरा सुंदर मुख शोभित हो रहा है, और केशों की लटें भी चलायमान चंचल हो रही हैं, और गालों के साथ क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार हंसकर बोलने में नायिका का अंग प्रत्यंग चलायमान है, चंचल है, और नायिका के सौंदर्य की कांति प्रस्फुटित हो रही है अंगों से, अर्थात नायिका का अंग प्रत्यंग सौंदर्य की दीप्ति से दमक रहा है, सौंदर्य की कांति से प्रदीप्त है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंग अंग से सौंदर्य की कांति की तरंगे उठ रही हैं। जिस प्रकार सागर में ताल तरंगे उठती है, पारावार लहराता है, उसी प्रकार नायिका के शरीर में सौंदर्य की तरंगे उठ रही है, और परिहे मनोरूप अभेद हर्ष। यहाँ पर कवि ने फिर कल्पना की है कि जिस प्रकार एक कलश होता है वो पानी से जब लबालब भरा हुआ होता है तो उससे पानी छलक कर ज़मीन पर गिर जाता है। अब यहाँ नायिका के शरीर में घट की कल्पना कर लें कि नायिका का जो शरीर है वो शरीर रूपी घट है, वो सौंदर्य से छलाछल भरा हुआ है, सौंदर्य की कांति से प्रदीप्त है, सौंदर्य की दीप्ति से दमक रहा है, और उससे तरंगे उठ रही है, दीप्ति की तरंगे उठ रही है, और मानो अभी धरती पर वो छलक पड़े, वो तरंगे छलक कर धरती पर गिर जाएंगी, धरती पर चू जाएंगी, धरती पर उड़ल पड़ेंगी। कितना अनूठा सौंदर्य चित्रण है। घनानंद के काव्य की यही विशेषता है। घनानंद का जो सौंदर्य चित्रण है वो उनकी प्रेयसी सुजान से प्रेरित है। उनकी सुजान के प्रति जो सौंदर्य अनुभूति थी उसी की यहाँ पर सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, इसीलिए वह हमारे हृदय को भी छूता है और वह इतना अनूठा बन पड़ा। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो अत्यंत ही सरस और प्रवाहमान
सशक्त ब्रजभाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है और सवैये छंद में भी दुर्मिल सवैया है। दुर्मिल सवैये में 8 सगण होते हैं। अलंकार की दृष्टि से देखें तो इसका प्रमुख अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है। यहाँ पर कवि ने समूचे सवैये में कल्पना की है। हंसने बोलने में फूलों की वर्षा की कल्पना है और शरीर में सौंदर्य घट और उससे तरंगों का छलक पड़ना, इसकी कल्पना है। लोल और कलोल शब्द में लोल शब्द की आवृत्ति है, परंतु दोनों ही बार अर्थ अलग है। लोल का अर्थ है तरंगायित होना, चंचल होना, और कलोल का अर्थ है क्रीड़ा करना। यहाँ सभंग यमक है। विद्यार्थियों, आज हमने घनानंद के से संबद्ध 2 सवैये और घनानंद प्रणीत 1 सवैया पढ़ा है। आनंद आया होगा आपको। घनानंद का काव्य आनंद से भरा है, उनके वियोग में भी आनंद है। आनंद ही आनंद है, जैसा कि उनके नाम में आनंद है। बस घनानंद के जीवन में आनंद नहीं रहा।